नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, 22 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इस समसामयिक कालांश के अंदर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आपके सामने है सवाल नंबर 1। राजस्थान का पहला जेंडर बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो विद्यार्थियों, राजस्थान का पहला जेंडर बजट 2012-13 में प्रस्तुत किया गया था और उस समय राजस्थान के सीएम थे अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा प्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया था। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस योजना को लागू करने से राजस्थान सार्वभौमिक स्वास्थ्य उपलब्ध करवाने वाला अग्रणी राज्य बन गया है। इस योजना में करीब 2 करोड़ परिवार जुड़ सकते हैं। चिरंजीवी योजना में प्रति परिवार सालाना 5 लाख की चिकित्सा बीमा राशि को बढ़ाकर 10 लाख किया गया है। जिला कलेक्टर किसी भी व्यक्ति का चिरंजीवी कार्ड न होने पर भी उससे निःशुल्क उपचार के लिए संबंधित चिकित्सालय को निर्देशित कर सकता है। तो विद्यार्थियों, इसमें असत्य जो कथन है वो है आपके 2 नंबर। असत्य कथन कौन सा है? 2 नंबर। सवाल नंबर 3, निम्न पर विचार कीजिए। एक तरफ इंस्टीट्यूट दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपके मेडिकल कॉलेज। पहला है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस एंड ऑप्थेल्मोलॉजी। इसकी जो है इकाई कहाँ स्थापित की गई है? एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में स्थापित की गई। विद्यार्थियों, कहाँ की गई है? एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में। दूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस, इसकी यूनिट जो है वो आपके स्थापित की गई है एसएन मेडिकल कॉलेज। कहाँ? जोधपुर के अंदर स्थापित की गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक नियोनेटोलॉजी एंड मैटरनिटी, इसकी स्थापना जेके लॉन हॉस्पिटल कोटा में की गई है। और इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड नियोनेटोलॉजी, इसकी स्थापना आपके जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर में की गई है। इस दृष्टि से अगर हम सही कूट की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा 1 नंबर। मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना में निम्न में से किन्हें लाभान्वित किया जाएगा? बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाएं, असहाय और निराश्रित व्यक्ति। तो इसके अंदर कौन सा कूट सही है? विद्यार्थियों देखिए, उपरोक्त में से सही सुमेलित कौन सा है? 1 2 1 3 4 2 4 1 2 3 4 और 4 1 2 और 4। तो राइट आंसर है विद्यार्थियों, सभी कूट इसके अंदर सत्य है। मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना के तहत बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाएं, असहाय एवं निराश्रित व्यक्तियों को आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे। सवाल नंबर है आपके 5। सड़क सुरक्षा के संबंध में बजट 2022-23, बजट कौन सा है? 2022-23 में कौन सी घोषणा नहीं की गई है? पहला, रोड सेफ्टी एक्ट लाया जाएगा। दूसरा, राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। तीसरा है HCM रिपा जयपुर में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। चौथा है कोटा से जयपुर तक के भाग को पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुर्घटना रहित सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा। तो विद्यार्थियों, इसके अंदर असंगत हैं वो आपके 4 नंबर हैं। रोड सेफ्टी एक्ट लाया जाएगा, राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा और रीपा जयपुर के अंदर स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट भी खोला जाएगा। सवाल नंबर 6 है, पैरा खिलाड़ियों के लिए बजट में की गई घोषणाओं से जुड़े निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जयपुर और जोधपुर में पैरा खेल अकादमी स्थापित की जाएगी। बिल्कुल सत्य कथन है। प्रत्येक पैरा खेल अकादमी पर 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और तीसरा है पैरा ओलंपिक खेलों के पदक विजेता को निःशुल्क 25 बीघा कृषि भूमि का। तो कौन से कथन इनमें से सत्य हैं? तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, यहां पर तीनों कथन ही क्या है? सत्य हैं। सवाल नंबर 7, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है एसएमएस स्टेडियम जयपुर के अंदर
क्या बनाया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, SMS स्टेडियम जयपुर के अंदर राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। 84 डूंगरपुर के अंदर खेल छात्रावास स्थापित किया जाएगा और महाराणा प्रताप खेल गांव उदयपुर के अंदर सिंथेटिक अकेडमी स्थापित की जाएगी और राजगढ़ चूरू के अंदर कौन सी अकादमी स्थापित की जाएगी? कबड्डी अकादमी स्थापित की जाएगी। तो इसका आपके सही कूट जो है वो है 1 नंबर। कौन सा है? 1 नंबर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सवाल नंबर 8, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। नई दिल्ली में, जयपुर में, कोटा में और बोरानाडा जोधपुर के अंदर क्या स्थापित किया जाएगा? तो पहला जो है नई दिल्ली के अंदर विद्यार्थी ध्यान रखना, नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। दूसरा, जयपुर के अंदर आपके राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब स्थापित किया जाएगा। तीसरा, कोटा के अंदर जो है विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा। कोटा में कौन सा केंद्र स्थापित किया जाएगा? विज्ञान केंद्र। और बोरानाडा जोधपुर में मल्टी स्टोरीड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। तो इस दृष्टि से अगर सही कूट देखा जाए तो विद्यार्थियों आपके हैं 1 नंबर। सवाल नंबर 9, पेट्रोलियम केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना पंचभद्रा बाड़मेर में की जाएगी। इसके विकास पर रिको के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। करीब 1,40,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा और इस क्षेत्र में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों को पनहर के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। किसके अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा? पनहर के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। तो इसमें आगे दिया हुआ आपके उपरोक्त में से सही कथन कौन सा है? तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, यहां पर चारों ही कथन क्या है? सही है। सवाल नंबर है आपके सामने 10, बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इस नीति के अंतर्गत आगामी वर्ष में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। कितने करोड़ रुपए का है? 50 करोड़ रुपए का। इसके अंतर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में बेघर लोगों का सर्वे करवाया जाएगा। बेघर लोगों के जन आधार कार्ड बनाए जाएंगे और बेघर लोगों को प्रतिमाह एक निश्चित रकम दी जाएगी। निश्चित रकम नहीं दी जाएगी विद्यार्थी ध्यान रखिएगा, उन्हें जो है पूरा पेमेंट आवास के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा एक साथ। विकास प्राधिकरण का गठन, सवाल नंबर 23, विकास प्राधिकरण का गठन कहां किया गया है? विकास प्राधिकरण का गठन कहां किया गया है? कोटा, चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, हनुमानगढ़। सवाल नंबर 11, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में ही लागू होगी। शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को मांग पर रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रति परिवार प्रति वर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। इस योजना पर करीब 800 करोड़ रुपए वार्षिक खर्च होंगे। तो विद्यार्थी यहाँ पर असंगत है आपके 1 नंबर। कौन सा असंगत? 1 नंबर। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में नहीं, राजस्थान के जितने भी शहर हैं सभी शहरों में ये योजना लागू होगी और इस योजना का प्रारंभ हाल ही में किया जा चुका है। 9 सितंबर 2022 को खानकिया बावड़ी जयपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा, और इस योजना पर वार्षिक खर्च जो होगा वो कितना होगा? 800 करोड़ होगा बजट 2022-23 के अनुसार। तो यहां पर जो सही कथन है वो आपके हैं 2, 3 और 4। शहरों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना का आरंभ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी
शहरी रोजगार गारंटी योजना। राज्य में महात्मा गांधी नरेगा योजना में अब कितने दिनों का रोजगार मिलेगा? तो राइट आंसर 125 दिन। दुर्घटना होने पर परिवार को संबल देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री जीवन कल्याण योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, ये जो योजना अभी लॉन्च की गई हाल ही में, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है और इसे लॉन्च किया गया है 1 मई 2022 को। और इस योजना के अंदर जो है 5 लाख रुपए तक 5 लाख रुपए तक 5 लाख रुपए तक 5 लाख रुपए तक बीमा किया जाएगा। सवाल नंबर है आपके 15। रोबोटिक सर्जरी की सुविधा किस मेडिकल कॉलेज में प्रदान की जाएगी? वो कौन सा मेडिकल कॉलेज है जिसमें रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है? तो मेडिकल कॉलेज है आपके जयपुर। और हाल ही में भारत का पहला सर्जिकल रोबोट कौन सा तैयार किया गया है? SSI मंत्रा। ये भारत का प्रथम सर्जिकल रोबोट है। विद्यार्थियों, इस बात का ध्यान रखिएगा, भारत का प्रथम सर्जिकल रोबोट है, स्वदेशी। निम्न में से किन जिलों में जाएंगे? ऑप्शन नंबर 1 है आपके जयपुर, ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर, ऑप्शन नंबर 3 अजमेर और राइट आंसर है उपयुक्त सभी जिलों के अंदर नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, जयपुर, जोधपुर और अजमेर में। एजुकेशन हब कहां विकसित किया जाएगा? तो राइट आंसर है जयपुर। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना कहां की जाएगी? बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर में, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, मौलाना आजाद विश्वविद्यालय जोधपुर। तो विद्यार्थी यहां पर राइट आंसर है आपके मौलाना आजाद विश्वविद्यालय जोधपुर। सवाल नंबर है 19। आवासीय पैरा खेल अकादमियां कहां स्थापित होगी? जयपुर और जोधपुर के अंदर। 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन कहां होगा? रोहटपाली में होगा। कहां आयोजन होगा? रोहटपाली के अंदर, रोहटपाली, जनवरी 2023 में। इनलैंड ड्राई पोर्ट की स्थापना कहां की जाएगी? सवाल नंबर 21 है विद्यार्थियों आपके सामने। इनलैंड ड्राई पोर्ट की स्थापना कहां की जाएगी? ऑप्शन नंबर 1 है जयपुर, ऑप्शन नंबर 2 है जोधपुर और ऑप्शन नंबर 3 है आपके बीकानेर और ऑप्शन नंबर 4 है आपके उदयपुर। तो सवाल नंबर 21 का राइट आंसर है विद्यार्थियों जोधपुर। सही आंसर क्या है? जोधपुर है। इनलैंड ड्राई पोर्ट की स्थापना जोधपुर में की जाएगी, बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार। राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना में किन संभागों में प्रारंभ किया जाएगा? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और भरतपुर। तो ध्यान रखिएगा यहां पर तीनों संभाग हैं। कौन कौन से हैं? जोधपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग है। इसके अलावा अलवर है और आपके चित्तौड़ भी हैं और एक डिस्ट्रिक्ट और है भीलवाड़ा। कुल डिस्ट्रिक्ट 6 हैं इसमें राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना में। विकास प्राधिकरण का गठन कहां किया जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है वो है आपके कोटा चित्तौड़, 2 नंबर है उदयपुर भीलवाड़ा, 3 नंबर है उदयपुर कोटा और 4 नंबर है बीकानेर हनुमानगढ़। तो विद्यार्थी इसका राइट आंसर है उदयपुर और कोटा, उदयपुर और कोटा। बजट 2022-23 की घोषणा के हिसाब से विकास प्राधिकरण का गठन आपके उदयपुर और कोटा में किया जाएगा। वैदिक गुरुकुल की स्थापना कहां की जाएगी? वैदिक गुरुकुल की स्थापना का प्रस्ताव हाल ही में बजट के अंदर कहां किया गया है? गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर और वर्धमान महावीर खुल्ला विश्वविद्यालय कोटा। तो विद्यार्थियों राइट आंसर है यहाँ पर गोविंद गिरी
जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के अंदर वैदिक गुरुकुल की स्थापना की जाएगी। सैनिक कल्याण भवन का निर्माण कहाँ किया जाएगा? हाल ही के बजट के अंदर सैनिक कल्याण भवन के निर्माण करने की घोषणा कहाँ की गई है? जयपुर में की गई है। सवाल नंबर 26, पात्र परिवारों को घर बैठे सरकार की सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की जाएगी? तो इस योजना का नाम है विद्यार्थियों मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना है। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत राजस्थान के संवेदनशील सरकार ने पात्र परिवारों को घर बैठे सरकार की सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। राजीव गांधी सेंट्रल पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? सवाल नंबर है 27, राजीव गांधी सेंट्रल पार्क आपके सवाई माधोपुर में स्थापित किया जाएगा। सवाल नंबर 28, राज्य का प्रथम कृषि बजट कब प्रस्तुत किया? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्ष 2022-23 का राज्य का प्रथम कृषि बजट है। कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों की योजनाओं को अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए कुल कितने मिशन बजट 2022-23 के अंदर निर्धारित किए गए? तो विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, कुल कितने मिशन थे? 11 मिशन थे। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की घोषणा किस बजट के अंदर की गई थी? तो विद्यार्थी इसका राइट आंसर है 2019-20 के बजट के अंदर राज्य सरकार ने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की घोषणा की थी। सवाल नंबर 31, कृषि कार्यों में भूमिहीन श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? कृषि कार्यों में श्रमिकों की भूमिका को तवज्जो देने के लिए कौन सा मिशन जो है प्रारंभ किया गया है? पहला है राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन, दूसरा राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन, तीसरा है राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है विद्यार्थियों राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन है। सवाल नंबर 32, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर की स्थापना कहाँ की जाएगी? बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो शहद उत्पादन का सेंटर है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि शहद उत्पादन के लिए राजस्थान का कौन सा जिला फेमस है? भरतपुर है। तो सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर की स्थापना कहाँ की जाएगी? भरतपुर में की जाएगी। बेड़ा का नाका सूक्ष्म सिंचाई परियोजना किस जिले में और कहां पर संचालित है? तो ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, ये बेड़ा का नाका सिंचाई परियोजना उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के खेरवाड़ा क्षेत्र में संचालित है। इंदिरा गांधी फीडर व मुख्य नहर का जीर्णोद्धार कार्य किस योजना में किया जाएगा? इंदिरा गांधी फीडर एवं मुख्य नहर परियोजना का जीर्णोद्धार किस योजना के तहत किया जाएगा? इंदिरा गांधी नहर योजना की अगर बात करें तो इस नहर योजना का प्राचीन नाम है राजस्थान नहर और इस योजना के नहर के जनक किससे माना जाता है? कंवर सेन को माना जाता है और इसके लिए इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया है। तो हाल ही के अंदर इसके फीडर का जीर्णोद्धार राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के तहत किया जाएगा। विद्यार्थियों सवाल नंबर 33 एक बार वापस देखिए। बेड़ा का नाका सूक्ष्म सिंचाई परियोजना खेरवाड़ा उदयपुर में है और ऐसा ही आपको ध्यान रखना है कि एक तो आपके हैं रानीसर और दूसरा है मेगड़ासर। रानीसर और मेगड़ासर ये हाल ही में जल संरक्षण के लिए जो एक तो तालाब है और एक आपके डैम है जिनको महत्वपूर्ण माना गया है। ये दोनों कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में है। और एक है आपके लेवा तालाब। कौन सा तालाब है? लेवा तालाब विद्यार्थियों। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर है? दौसा में है। पूछा जा सकता है। तीनों ही जल प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। रानीसर टांका जोधपुर में है और मेगड़ासर तालाब भी कहाँ है? जोधपुर में। और लेवा का तालाब कहाँ है? दौसा में। सवाल नंबर 35,
बायोपेस्टिसाइड लैब, बायोपेस्टिसाइड लैब कहां स्थापित की जाएगी? अजमेर, कोटा, बूंदी, टोंक। तो राइट आंसर विद्यार्थियों टोंक। सौंफ जींस की विशिष्ट मंडी किस कृषि मंडी को घोषित किया गया है? तो यहां पर राइट आंसर है बिलाड़ा, जोधपुर। विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, सौंफ जींस की विशिष्ट कृषि मंडी बिलाड़ा, जोधपुर को घोषित किया गया है। और सौंफ के उत्पादन में वर्तमान में नागौर डिस्ट्रिक्ट टॉप में है। पहले सिरोही था और वर्तमान में टॉप में कौन सा है? नागौर है विद्यार्थियों। किस पशु के पालन, संरक्षण और समग्र विकास के लिए संरक्षण व विकास की नीति हाल ही में लागू की गई है? विद्यार्थियों बकरी, भेड़, ऊंट। तो राइट आंसर है यहां पर आपके ऊंट। और ऊंट को राज्य पालतू पशु का दर्जा भी दिया गया है। और ऊंटनी के दूध का एक मिनी प्लांट, एक क्या है? मिनी प्लांट। विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, मिनी प्लांट कहाँ है? कोटपुतली, जयपुर के अंदर है। कहां पर है? कोटपुतली, जयपुर के अंदर है। इस बात का ध्यान रखिएगा, कोटपुतली, जयपुर में। और दूसरी आपके कैमल मिल्क डेयरी कहां पर है? बीकानेर के अंदर। और सर्वाधिक बकरी जो है बाड़मेर जिले में कहां पर है? सर्वाधिक बकरियां राजस्थान में कहां पर है? बाड़मेर जिले में। 38 वर्ष 2021-22 में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो यहां पर ध्यान रखना, सकल घरेलू उत्पाद जो है वो है आपके 11,96,137 करोड़ रुपए था। विद्यार्थियों सकल घरेलू उत्पाद कितना था? 11,96,137 करोड़ रुपए था। सवाल नंबर 39, निम्न पर विचार कीजिए, क्षेत्र और सकल राज्य मूल्य वर्धन में स्थिर कीमतों पर क्षेत्रवार योजना का लाभांश कितना है? विद्यार्थियों यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्थिर कीमतों पर पूछा गया है, न कि प्रचलित कीमतों पर। तो कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो है आपके 28.85% है। कितना है? 28.85%। और उद्योग क्षेत्र का योगदान है वो है आपके 26.34% है। और सेवा क्षेत्र का कितना है? 44.81%। यहां पर यह ध्यान रखना कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में चाहे स्थिर कीमत पर पूछा जाए चाहे प्रचलित कीमत पर पूछा जाए, सर्वाधिक योगदान किसका है? सेवाओं का है। तो यहां पर जो है आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर। सही कूट कौन सा होगा? 1 नंबर होगा। वर्ष 2021-22 के अनुसार स्थिर व प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो यहां पर ध्यान दीजिए, पहले कौन सा पूछा गया? स्थिर कीमत पर। तो स्थिर कीमत पर है आपके 81,231 रुपए। और प्रचलित कीमत पर कितनी है? 1,35,218 रुपए। तो राइट आंसर क्या होगा विद्यार्थी? यहाँ पर 3 नंबर होगा। यहाँ आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना है कि पहले कौन सा पूछा गया, स्थिर कीमत पूछा गया है या फिर कौन सा प्रचलित कीमत पूछा गया है। सवाल नंबर 41, निम्न पर विचार कीजिए। एक तरफ आपके सूचकांक दिए गए हैं और दूसरी तरफ दिया गया उनका आधार वर्ष। इस बात का ध्यान रखना। पहला है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसका आधार वर्ष कौन सा है? तो विद्यार्थी ध्यान रखना, इसका आधार वर्ष 2016 है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करने का जो आधार वर्ष है वो है 2016। और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को जारी करने का जो आधार वर्ष है विद्यार्थियों वो है आपके 2011-12। और थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? 1999 और 2000। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहां पर राइट आंसर होगा सही सुमेलित कूट के अंदर 4 नंबर, 1, 3 और 2। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत और राजस्थान की कार्य भागीदारी दर कितनी है? पहले किसकी पूछी गई है? भारत की। और उसके बाद में किसकी पूछी गई है? राजस्थान की। तो भारत की है 39.8% और राजस्थान की है 43.6
6%। हो सकता है आपको एग्जाम में केवल राजस्थान की पूछी जाए तो कितनी होगी 43.6%, और अगर भारत की पूछे तो 39.8% होगी। सवाल नंबर 43, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन निवेश के अवसर उपलब्ध कराता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये कौन से निवेश के अवसर उपलब्ध करवाता है? केवल घरेलू कंपनियों को, केवल विदेशी कंपनियों को, घरेलू और विदेशी दोनों कंपनियों को, न घरेलू और न ही विदेशी कंपनियों को? तो ध्यान रखना, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन जो है ये घरेलू और विदेशी दोनों ही कंपनियों को निवेश के अवसर उपलब्ध करवाता है। 44, अटल भूजल योजना जल जीवन मिशन, विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, इसी से संबंधित है। किससे? अटल भूजल योजना से। इसके बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य भूजल के घटते स्तर को रोकना और इसको बेहतर प्रबंधन करना। जो अदृश्य भूजल है उसको दृश्य की कैटेगरी के अंदर लेकर आना। ये योजना 1 अप्रैल 2020 को लॉन्च हुई थी। इस योजना में भारत और विश्व बैंक की भागीदारी कितनी है? 50% है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और योजना में राज्य के 17 जिलों की 1144 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है। तो इनमें से सही कथन कौन सा है? तो विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, यहां जितने भी कथन दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 सभी क्या है? सत्य है। 2020-21 के अनुसार राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 3 वस्तुओं का सही क्रम है। बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो राजस्थान से आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार जो सबसे ज्यादा निर्यात हुआ है वो पहला है इंजीनियरिंग वस्तुएं, दूसरा हस्तशिल्प और तीसरा कौन सा है? कपड़ा है। विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपको ये अलग अलग ऑप्शन में दें तो सर्वाधिक किसका जो है निर्यात किया गया है? इंजीनियरिंग जो प्रोडक्ट हैं उनका निर्यात किया गया है। सवाल नंबर 46, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना से जुड़े निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 46 नंबर सवाल, कौन कौन से कथन दिए गए हैं और इनके बारे में आगे क्या पूछा गया है? पहला कथन है, यह योजना कृषि विपणन सहित कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में सहायता करती है। इस योजना में दुर्घटना की स्थिति में कृषक हो, चाहे खेतीहर मजदूर हो या हम्माल हो, को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो इनमें से कथन से ये केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, यहां पर दोनों कथन क्या है? बिल्कुल सत्य हैं। सवाल नंबर 47, दिसंबर 2021 तक राजस्थान की विद्युत अधिष्ठापित क्षमता आर्थिक समीक्षा के अनुसार कितनी है? तो इस सवाल की हम पहली बात कर चुके हैं, 23,321.40 मेगावाट है। कितनी है? 23,321.40 मेगावाट। प्रशासन गांव के संग अभियान कब शुरू हुआ था? सही आंसर है 2 अक्टूबर 2021 को, गांधी जयंती के अवसर पर। और विद्यार्थियों यहां पर ध्यान रखना, स्वच्छ भारत मिशन जो है वो कब प्रारंभ हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को। कौन सा मिशन प्रारंभ हुआ था? स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन जो केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। 49, भारत की जनगणना में शहरी आवासों को उनकी स्थिति के आधार पर 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है। इनमें राजस्थान के अधिकांश आवास कौन सी श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन नंबर 1 अच्छी, ऑप्शन नंबर 2 रहने योग्य, और ऑप्शन नंबर 3 जीर्ण शीर्ण, और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर विद्यार्थियों अच्छी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर है आपके 50, निम्न पर विचार कीजिए। ये राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए विभिन्न पोर्टल हैं, और कौन सा पोर्टल कब जारी किया गया है ध्यान रखिएगा। पहला है जन सूचना पोर्टल, ये राज्य सरकार ने 13 सितंबर 2019 को स्टार्ट किया था। फिर है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ये आपके 1 फरवरी 2019 से प्रारंभ हुई थी और 2021 में इससे मॉडिफाई किया गया। फिर प्रत्येक जो पात्र व्यक्ति हैं उसको 4 घंटे किसी कार्यालय के अंदर सेवा देनी होगी, और इस योजना की अवधि जो आपके सहायता के लिए है, आर्थिक सहायता के लिए, वो 2 वर्ष की है। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये योजना आपके 20 नवंबर
16 को प्रारंभ हुई थी और ग्रामीण मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना 1 मई 2021 को प्रारंभ हुई थी। इनमें से सही कूट कौन सा है? तो 1, 2, 3, 4 ये सभी कूट क्या हैं? सुमेलित हैं। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 51 है आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर कौन सा है? 51। निम्न में से कौन सी राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना नहीं है? पहला है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, दूसरा है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, तीसरा है निरोगी राजस्थान योजना और चौथा है अटल भूजल योजना। तो यहां पर विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, सही आंसर है आपके अटल भूजल योजना। सवाल नंबर है 52। राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या विद्यार्थियों ध्यान रखना, यहां पर 76.55 लाख है। राज्य कृषि गणना जो प्रत्येक 5 वर्ष से होती है, उस गणना के अनुसार राजस्थान में कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? 76.55 लाख है। इस बात का ध्यान रखिएगा। राजस्थान में जो कृषि जोत है, राजस्थान में जो कृषि जोत है उसका आकार है विद्यार्थियों आपके 2.73 हेक्टेयर है। कितना है? 2.73 हेक्टेयर है। यानी कृषि जोतों का आकार राजस्थान में कितना है? 2.73 हेक्टेयर है। और राजस्थान में जो कृषि जोत है, राजस्थान में जो कृषि जोत है, राजस्थान में जो कृषि जोत है, कृषि जोत का कुल जो क्षेत्रफल है, कुल जो एरिया है वो कितना है? तो विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा 208.73 लाख हेक्टेयर है। कितना है? 208.73 लाख हेक्टेयर है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि कितना एरिया जो है कुल एरिया के अंदर शामिल किया गया है। तो 208.73 लाख हेक्टेयर। राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या है आपकी 76.55 लाख। और कृषि जोत का जो आकार है राजस्थान के अंदर, कृषि जोत का जो आकार है वो है आपके 2.73 हेक्टेयर। और कृषि जोतों की कुल जो क्षेत्रफल है वो है आपके 208 पॉइंट कितना है? 208.73 लाख हेक्टेयर है। और अगला इस कड़ी के अंदर आप और ध्यान रखेंगे कि जो कुल महिला आपके प्रचलित भूमि जोत संख्या है वो है आपके 7.75 लाख। महिला प्रचलित भूमि जोत संख्या तो इसका विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, ये कितनी है? राजस्थान में 7.75 लाख है। कितनी है? 7 महिला प्रचलित भूमि जोत की संख्या राजस्थान में कितनी है? 7.75 लाख। और क्रियाशील जोतें कितनी है? 76.55 लाख है। और महिला भूमि जोतों का क्षेत्रफल है आपके 16.55 लाख। महिला भूमि जोतों की संख्या, महिला भूमि जोतों की संख्या है आपके 16.55 लाख। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने 53। राज्य में लागू की गई महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015 में निम्न में से कौन सी सुविधा प्रदान नहीं की जाती है? विद्यार्थियों सवाल नंबर है 53।
प्रसूति सहायता, विवाह के लिए सहायता, पितृत्व अवकाश और मासिक भत्ता। तो इसमें मासिक भत्ता दे नहीं है, इसमें प्रसूति सहायता दे है, विवाह के लिए सहायता है और पितृत्व अवकाश भी है। 54 राजस्थान से जुड़े निम्न सूचकांकों पर विचार कीजिए। अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर अनुपात पूछा गया है विद्यार्थियों, यहां पर ध्यान रखना। तो अशोधित जन्म दर है आपके 27.7, अशोधित मृत्यु दर है 5.3, शिशु मृत्यु दर है वर्तमान में 35 और मातृ मृत्यु दर का अनुपात कितना है 164 है विद्यार्थियों, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक बार पुनः देख लीजिए, अशोधित जन्म दर कितनी है 23.7 है और अशोधित मृत्यु दर कितनी है 5.7 है, शिशु मृत्यु दर कितनी है 35 है और मातृ मृत्यु दर अनुपात कितना है 164। राइट आंसर होगा आपके 2 नंबर। राजस्थान के फसल उत्पादन से जुड़े निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। फसल और भारत के कुल उत्पादन का प्रतिशत। सवाल नंबर है आपके सामने 55, कितना प्रतिशत है? तो बाजरे का भारत के कुल उत्पादन में योगदान है 45.56%, राई और सरसों में कितना है 46.28%, चना उत्पादन में कितना है 23.44% और कुल दलहन में योगदान कितना है 19.41%। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन राई और सरसों का हो रहा है। तो सवाल नंबर 55 का जो है वो राइट आंसर है आपके 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 2 है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 56, राजस्थान में वानिकी से जुड़े निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है या फिर असत्य है? ऑप्शन नंबर 1, 2019 और 21 में राज्य के वनाच्छादित क्षेत्र में 25.45 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए राज्य में 17 औषधीय पौध संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। राज्य में वनाच्छादित क्षेत्र 5.87% है। गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य पंचायत राज संस्थाओं को सौंपा गया है। तो विद्यार्थी इसमें असंगत है आपके कौन सा? 3 नंबर है। कौन सा है? 3 नंबर। वर्ष 2019-20 के अनुसार राजस्थान निम्न फसल उत्पादन पर विचार कीजिए। पहला है बाजरा, दूसरा है पोषक अनाज, तीसरा है कुल तिलहन और चौथा है मूंगफली। यानी 2019-20 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान में जो ये आपके फसल उत्पादन किया गया है बाजरा, पोषक अनाज, कुल तिलहन, मूंगफली, इसके अंदर अगर बात करें तो अगला जो दे रखा है वो ये कहा गया है कि उपरोक्त फसल में किन फसलों में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर राइट आंसर है 1 2 3। कहने का मतलब मूंगफली नहीं है, बाकी बाजरा, पोषक अनाज और कुल तिलहन उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। सवाल नंबर है आपके 58, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न में से किस योजना का संचालन नहीं किया जाता है? ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिए कौन सी योजना संचालित नहीं है? पहली है महात्मा गांधी नरेगा योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम का संचालन नहीं कर रहा है। इस कार्यक्रम का संचालन भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सवाल नंबर 59, मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना की घोषणा किस बजट में की गई थी? तो विद्यार्थियों राइट आंसर इसका 2019-20 के बजट में मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना की घोषणा की गई है। और नवीन जिलों का सर्जन करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी का नाम है राम लुभाया कमेटी वर्तमान में।
नवीन जिलों का सृजन करने के लिए नवीन जिलों का सृजन करने के लिए जो कमेटी राज्य सरकार ने हाल ही में बनाई गई है राज्य सरकार के द्वारा, उसका नाम क्या है? राम लुभाया कमेटी है। मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना बजट 2019-20 में लॉन्च हुई है। वर्ष 2021 में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के अंतर्गत राज्य की किस जिला परिषद को पुरस्कृत किया गया है? तो विद्यार्थी इसका राइट आंसर होगा जिला परिषद कोटा को सम्मानित किया गया है। कौन सी जिला परिषद को? कोटा जिला परिषद को वर्ष 2021 का दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है। सवाल नंबर 61, राज्य की अर्थव्यवस्था से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? राज्य की अर्थव्यवस्था से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? पहला है औद्योगिक क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर योगदान 24.67% है। दूसरा है विनिर्माण क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर योगदान 10.06% है। निर्माण क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर योगदान 8.68% है और खनन क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर योगदान 4% है। तो इनमें से विद्यार्थियों असत्य कथन जो हैं वो है आपके 4 नंबर। सवाल नंबर 62, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि इनमें से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। राज्य में विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करना। दूसरा है वर्तमान उद्यमों के विस्तार, आधुनिकीकरण और विविधीकरण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देना। तीसरा है वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध करवाना। चौथा, ये योजना 13 दिसंबर 2019 को लॉन्च हुई थी। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से विद्यार्थियों सभी कथन इस योजना के संबंध में जो दिए गए हैं वो क्या है? सही है। सवाल नंबर 63, वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजस्थान का कुल निर्यात कितना रहा है? तो ये है आपके 52,764.31 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजस्थान का कुल निर्यात 52,764.31 करोड़ रहा है। IM शक्ति योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये विद्यार्थियों राजस्थान की एक फ्लैगशिप योजना है और बेहद ही महत्वपूर्ण योजना है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। पहले भी मैंने कालांश में इसके बारे में बात की थी। इस योजना का पूरा नाम है इंदिरा महिला शक्ति कौशल समृद्धि योजना। IM शक्ति योजना का पूरा नाम क्या है? इंदिरा गांधी महिला शक्ति कौशल समृद्धि योजना है। इस योजना का संचालन राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के सहयोग से होता है। ये योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 में शुरू की गई है और यह योजना महिलाओं व बालिकाओं को आत्मरक्षा का कौशल प्रदान करती है। ये नहीं है विद्यार्थियों, ये कथन असंगत हैं और इस योजना का उद्देश्य जो है वह है सैनिटरी नैपकिन से संबंधित है। सवाल नंबर है 65, पर्यटन से जुड़े निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 21 अक्टूबर 2021 को राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट योजना 2021 लागू की गई। ध्यान रखना, राजस्थान पेइंग गेस्ट योजना कब लागू की है? 21 अक्टूबर 2021 को लागू की गई। 27 सितंबर जो विश्व पर्यटन दिवस है को राजस्थान टूरिज्म मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया है। 27 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना का उद्घाटन किया है। यहां पूछा गया इनमें से सही कथन कौन सा है? तो कथन कितने इसमें? 3 है और तीनों ही कथन क्या है? सही है। 1, 2 और 3 है विद्यार्थियों, इस बात का
ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 65 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 66, भारत सरकार के निर्देशानुसार सर्वप्रथम राज्य के किस जिले ने 100% डिजिटाइजेशन के लिए चिन्हित किया जा चुका है? तो इसका राइट आंसर है विद्यार्थियों करौली है। कौन सा है? करौली है। राजस्थान के केंद्रीय शिकायत निवारण मंच के रूप में राजस्थान सरकार ने किस पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया है विद्यार्थियों? तो इसका आंसर है राजस्थान संपर्क पोर्टल। किस पोर्टल पर हम शिकायत कर सकते हैं अगर किसी भी प्रकार की हमारे दिक्कत हो? तो ध्यान रखिए, राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत की जा सकती है। राजस्थान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है विद्यार्थियों? तो इसका बोर्ड का अध्यक्ष होता है मुख्य सचिव, और वर्तमान के अंदर इस डीबीटी बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? उषा शर्मा है विद्यार्थियों। कौन है? उषा शर्मा, जो राजस्थान की मुख्य सचिव हैं। और मुख्य सचिव आपको पता हो तो अवशिष्ट शक्तियों का वसीयतदार कहलाता है। मुख्य सचिव क्या कहलाता है? अवशिष्ट शक्तियों का वसीयतदार कहलाता है। अवशिष्ट शक्तियों का वसीयतदार कहलाता है। वसीयतदार कहलाता है, इस बात का ध्यान रखना। और राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? के राधाकृष्णन थे। कौन थे? के राधाकृष्णन थे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा विद्यार्थी, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव। सवाल नंबर है आपके सामने 69। ई मित्र के प्लस के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ई मित्र प्लस के बारे में जो कथन यहां पर दिए गए हैं उन कथनों पर आपको विचार करना है। यह एटीएम की तरह बिना मानव इंटरफेस के सीधे सेवाएं प्रदान करता है, बिल्कुल सत्य कथन है। इससे प्रिंट भी प्राप्त कर सकते हैं, ये भी सत्य कथन है। इसमें नेट बैंकिंग जैसी भुगतान की सुविधा उपलब्ध है, ये भी सत्य कथन है। इससे ग्राम पंचायत स्तर तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, ये भी सत्य कथन है। यानी 1, 2, 3, 4 सभी कथन क्या है? सत्य है। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना किस स्थिति से संपूर्ण राज्य में संचालित की गई है विद्यार्थियों? ध्यान रखना, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना संपूर्ण राज्य में 25 जून 2021 को लॉन्च हुई थी। कब लॉन्च हुई थी? 25 जून 2021 को लॉन्च हुई थी। 71 वर्ष 2020-21 में राजस्थान का वास्तविक राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा है? तो 5.86% रहा है विद्यार्थियों। कितना रहा है? 5.86%। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की स्थिति को, तो इसका राइट आंसर है 25 जून 2021। इसरो के युविका 2022 यंग इंडिया प्रोग्राम में यंग साइंटिस्ट चुना गया राजस्थानी बालक कौन है? तो यंग साइंटिस्ट के रूप में हाल ही में किसका चयन किया गया है? सूर्य यादव का चयन किया गया है विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 74, राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है विद्यार्थियों? आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद के अध्यक्ष जो हैं वो है आपके अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत। और उर्मिला राजौरिया का संबंध है आपके राजफेड से। इसकी अध्यक्ष है ये, राजफेड की अध्यक्ष है। ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट राजस्थान के जिन 2 जिलों में शुरू किया गया है वो है आपके बाड़मेर और जैसलमेर। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का निधन कब हुआ था विद्यार्थियों? कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला गुर्जर आंदोलन के प्रमुख नेता रहे हैं और इनका निधन जयपुर के अंदर आपके 31 मार्च 2022 को हुआ था। यानी राजस्थान स्थापना दिवस के ठीक दूसरे दिन इनका निधन हुआ था और इनका संबंध करौली जिले से है।
राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट कहां स्थापित किया गया है? जोधपुर के अंदर। और फिनटेक सिटी कौन सी है? जयपुर। गोवर्धन दास कल्ला आवासीय योजना किस जिले में संचालित की गई है? तो गोवर्धन दास कल्ला आवासीय योजना राजस्थान के जैसलमेर जिले में संचालित की गई है। 1 मार्च 2022 को किस स्थान पर 1000 मेगावाट सोलर पार्क स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है? तो ध्यान रखिएगा, 1000 मेगावाट का सोलर पार्क जो है 1 मार्च 2022 को बीकानेर में स्थापित करने की घोषणा की गई है। और बीकानेर में, कहां पर? बीकानेर में। पर्यटन ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स पुनः प्रारंभ किस महीने में की जाएगी? तो ध्यान रखिएगा, ये सितंबर माह में की जाएगी। 21 मार्च 2022 को राजस्थान की 5 विभूतियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें देवेंद्र झाझड़िया, अवनी लेखरा, रामदयाल शर्मा, राजीव महर्षि और चंद्र प्रकाश द्विवेदी हैं। उस कूट का चयन करें जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। तो यहां पर देवेंद्र झाझड़िया और राजीव महर्षि को यह पुरस्कार दिया गया है। तो जिस ऑप्शन में ए और डी है, कौन नंबर? 3 नंबर ऑप्शन राइट है। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध चूरू से है और ये चूरू जिले के ज्वेलियन थ्रोवर हैं, भाला फेंक, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अवनी लेखरा का संबंध शूटिंग से 10 मीटर और 50 मीटर SH1 कैटेगरी और आपके जयपुर। रामदयाल शर्मा का नौटंकी से संबंध है और ये आपके भरतपुर से, कहां से है? भरतपुर से। और राजीव महर्षि इनका जो संबंध है लोक सेवा से, किससे है? लोक सेवा से, इस बात का ध्यान रखिएगा। और चंद्र प्रकाश द्विवेदी इनका संबंध है फिल्म निर्देशन से इनका संबंध है। और इनका जो डिस्ट्रिक्ट है वो है आपके कौन सा? सिरोही है। कौन सा है? सिरोही है विद्यार्थियों, ध्यान रखिएगा, सिरोही है। तो यहां पर पद्म भूषण जिन 2 व्यक्तियों को दिया गया है, एक देवेंद्र झाझड़िया है और दूसरे कौन है? राजीव महर्षि है। और पद्म श्री 3 व्यक्तियों को दिया गया है, अवनी लेखरा, रामदयाल शर्मा और चंद्र प्रकाश द्विवेदी। सवाल नंबर 82, निम्न में से कौन सा एक भरतपुर का प्रसिद्ध नौटंकी कलाकार है? तो रामदयाल शर्मा है। सवाल नंबर 83, हाल ही में सर्जित राम लोहाया समिति का कार्य क्या है? तो नए जिलों का सर्जन करना है। सवाल नंबर 84, नारी शक्ति सम्मान 2022 से सम्मानित मांड फाग गायिका, ध्यान रखना, मांड गायिका भी है, फाग गायिका भी है, बतूल बेगम का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था विद्यार्थियों? तो बतूल बेगम का जन्म राजस्थान के नागौर जिले में डीडवाना तहसील के, कौन से? डीडवाना तहसील के केराप गांव में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? डीडवाना तहसील के केराप गांव में हुआ था। और हाल ही में इनका जो निवास या जिस जिले में इनका संबंध है वो है आपके जयपुर। कौन से में है? बतूल बेगम कहाँ निवास करती है? जयपुर में निवास करती है। लेकिन इनका जन्म कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? नागौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और इन्हें नारी शक्ति सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। ये मांड और फाग की गायिका है। वर्तमान में साथिनु का मानदेय कितना निर्धारित किया गया है? तो साथिनु का मानदेय विद्यार्थियों 4620 रुपए है। 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन उदयपुर में होगा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में 2023 में। वर्ष 2021 के लिए किससे सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान दिया गया है? तो बाबूलाल नागर और मंजू देवी मेघवाल। मंजू देवी मेघवाल है विद्यार्थियों, ध्यान रखिएगा, मंजू देवी मेघवाल और बाबूलाल नागर हैं। 5 से 14 मार्च 2022 को आमेर के होटल क्लार्क्स में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर है विद्यार्थियों
15वां संस्करण। एग्री एक्सपो 2022 का आयोजन मार्च माह में कहाँ किया गया था? जो जोबनेर के अंदर किया गया था। और जोबनेर कहाँ है? जयपुर में है। और यहाँ पर कौन से कृषि विश्वविद्यालय में? कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में किया गया था। कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया था। सवाल नंबर 90, अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क किस जिले में है? उदयपुर, जयपुर, कोटा, जोधपुर। ध्यान रखिएगा कोटा के अंदर है। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क हाल ही में कहाँ खोला गया है? कोटा में खोला गया है। सवाल नंबर 91, राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष हैं। तो विद्यार्थियों यहां पर ध्यान दीजिएगा, राजस्थान जो किसान आयोग है इसके अध्यक्ष हैं महादेव सिंह खंडेला। और राजस्थान किसान आयोग का गठन 21 नवंबर 2011 में किया गया है। राजस्थान किसान आयोग का गठन कब किया गया है? 21 नवंबर 2011 को किया गया है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? महादेव सिंह खंडेला। और मेवाराम जैन राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन है। विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जैन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास इनमें से कौन सा विभाग नहीं है? 93 नंबर सवाल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास इनमें से कौन सा विभाग नहीं है? गृह विभाग, सूचना व जनसंपर्क विभाग और स्वास्थ्य विभाग, कार्मिक विभाग। तो ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य विभाग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास में नहीं है। इनके पास में कई विभाग हैं, जिनमें से आपके गृह विभाग है और इसके अलावा एक विभाग वित्त विभाग है। कौन सा है? वित्त विभाग भी किसके पास में है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास। यानी राजस्थान के गृह मंत्री भी अशोक गहलोत हैं, वित्त मंत्री भी अशोक गहलोत हैं, सूचना व जनसंपर्क मंत्री भी अशोक गहलोत हैं और कार्मिक विभाग मंत्री भी कौन है? अशोक गहलोत हैं। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री कौन है? प्रसादी लाल मीणा है। कौन है? प्रसादी लाल मीणा है। विद्यार्थियों इस बात का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में कौन है? प्रसादी लाल मीणा है। और रमेश मीणा, विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, रमेश मीणा ये राजस्थान के पंचायत राज मंत्री हैं। राजस्थान के पंचायत राज मंत्री कौन है? रमेश मीणा है। विद्यार्थियों इस बात का ध्यान रखें। निम्न में से कौन सा कूट असंगत है? शकुंतला रावत उद्योग मंत्री, रमेश मीणा राजस्व मंत्री, विश्वेंद्र सिंह पर्यटन मंत्री और लालचंद कटारिया कृषि व पशुपालन मंत्री। तो शकुंतला रावत उद्योग मंत्री है, ये बिल्कुल सही है। विश्वेंद्र सिंह पर्यटन मंत्री है, ये भी सही है। लालचंद कटारिया कृषि एवं पशुपालन मंत्री है, ये भी सही है। परंतु रमेश मीणा का संबंध किससे है? रमेश मीणा का संबंध है पंचायत राज मंत्रालय से। पंचायत राज मंत्री कौन है? रमेश मीणा है। और राजस्व विभाग वर्तमान में किसके पास में है? रामलाल जाट के पास में है। रामलाल जाट के पास में कौन सा विभाग है? राजस्थान का राजस्व विभाग है। राजस्थान के खाद्य मंत्री कौन है? राजस्थान के खाद्य मंत्री कौन है? 95 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान के खाद्य मंत्री विद्यार्थियों आपके प्रताप सिंह खाचरियावास से। इस बात का ध्यान रखिएगा, वर्तमान में राजस्थान के खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से। प्रताप सिंह खाचरियावास से। जबकि महेश जोशी ये विधानसभा के अंदर वर्तमान में मुख्य सचेतक है। विधानसभा के अंदर वर्तमान में मुख्य सचेतक कौन है? महेश जोशी हैं। और हेमाराम जी वन व पर्यावरण मंत्री हैं। और प्रमोद जैन भाया ये आपके खान मंत्री हैं। खनन मंत्री कौन है? प्रमोद जैन भाया है। 96 वर्तमान में राजस्थान की मंत्री परिषद के कितनी महिला मंत्री हैं? तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, यहाँ पर 3 महिला मंत्री हैं। कितनी महिला मंत्री हैं? 3 महिला मंत्री हैं।
जिनमें एक शकुंतला रावत हैं और एक आपके शकुंतला रावत के अलावा भूपेश हैं, ममता भूपेश हैं और एक मंत्री और हैं। सवाल नंबर 97, राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं रेहाना रियाज, और ये वो 3 महिलाएं हैं जो वर्तमान में राजस्थान की मंत्री परिषद में शामिल है। विद्यार्थियों, इस बात का ध्यान रखना, शकुंतला रावत उद्योग मंत्री, ममता भूपेश महिला और बाल विकास मंत्री हैं, और ममता भूपेश के द्वारा ही बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? अवनी लेखरा को बनाया गया है। अवनी लेखरा, राजस्थान में अवनी लेखरा कौन से अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो शकुंतला रावत, ममता भूपेश और जाहिदा खान ये राज्य मंत्री परिषद में शामिल हैं। कितनी महिलाएं हैं? 3 महिलाएं हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। राज्य मंत्री परिषद में कितनी महिलाएं? 3 महिलाएं। और राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान में महिला विधायक, विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, महिला विधायक, राजस्थान की विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या जो है वो कितनी है? टोटल 27 है। कितनी है? 27। सवाल नंबर आपके सामने है 98, राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कृष्णा पूनिया, लक्ष्मण मीणा, सीताराम लांबा, भावरू खान। तो ध्यान रखना, राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं भावरू खान और कृष्णा पूनिया, ये राजस्थान राज्य ओलंपिक परिषद की अध्यक्ष हैं। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष, सॉरी, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष कौन है? कृष्णा पूनिया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का संरक्षक कौन होता है? राज्यपाल होता है। आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं संजय कुमार। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहां स्थापित किया गया है? चौंप। 1 फरवरी 2022 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर का कौन सा युग्म बेमेल है? यहां पर विद्यार्थियों थोड़ा सवाल के अंदर मिसप्रिंट है, ध्यान दीजिएगा। बेमेल जो है वो है आपके अकुशल श्रमिक का। यहां पर आपको ध्यान रखना है, उच्च कुशल श्रमिक जो है इसकी आपकी राशि है 323 रुपए है। कितनी है? 323 रुपए है। और कुशल श्रमिक की कितनी है? आपकी 283 है। अर्ध कुशल की कितनी है? 271। और अकुशल श्रमिक को जो देय राशि है वो है 259 रुपए है। कितनी है? 259 रुपए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कितनी है? 259 रुपए है, इस बात का विशेष रूप से, सॉरी ये आपके 333 है। कितनी है? 333। 50 रुपए का अंतर होता है उच्च कुशल अकुशल श्रमिक का जो जोड़ा है वो बेमेल है। इसकी राशि 259 रुपए, अर्ध कुशल की 271 सही है, लेकिन उच्च कुशल श्रमिक की जो राशि होती है वो आपको ध्यान देना है 333 रुपए है। और कुशल श्रमिक की कितनी है? 283 रुपए। और डिफरेंस कितना रहेगा इनमें? 50 का रहेगा, 102। सौभाग्य योजना का संबंध किससे है? सौर ऊर्जा विद्युतीकरण से, विद्यालय शैक्षिक कार्यक्रम से, नए विद्युत कनेक्शन से, या फिर कुआं निर्माण से। तो विद्यार्थियों, सौभाग्य जो योजना है, इस योजना का संबंध है आपके सौर ऊर्जा विद्युतीकरण से। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नए कुलपति
हाल ही में किससे बनाया गया है? तो राइट आंसर है सुधीर भंडारी। अटल भूजल योजना में राजस्थान के 17 जिलों की कितनी पंचायत समिति शामिल है विद्यार्थियों? तो इसका राइट आंसर है आपके 38 पंचायत समिति शामिल है। अटल भूजल योजना जल जीवन मिशन इसी योजना का पार्ट है और ये योजना राजस्थान के 17 जिलों की आपके 38 पंचायत समितियों में संचालित है। ILD कौशल विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति हाल ही में किससे बनाया गया है? तो राइट आंसर है यहां पर जगदीश प्रसाद यादव है। ध्यान रखिए, ये जो स्किल यूनिवर्सिटी है जयपुर की, इसके कुलपति किससे बनाया गया है? जगदीश प्रसाद यादव को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? जगदीश प्रसाद यादव को। सघन मिशन इंद्रधनुष 40 टीकाकरण अभियान हाल ही में कब प्रारंभ किया गया? तो 7 फरवरी 2022 को मिशन इंद्रधनुष का 40 टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया गया है। 107 KL श्रीवास्तव हाल ही में किस विश्वविद्यालय के जो हैं कुलपति नियुक्त किए गए हैं? तो ध्यान रखना, KL श्रीवास्तव जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति बनाए गए हैं। राजस्थान का प्रथम ODF प्लस आदर्श गांव खेरुणा कौन से जिले में स्थित है? तो सही आंसर विद्यार्थी इसका बूंदी है। जनवरी 2022 में ख्वाजा अजमेर का कौन सा उर्स मनाया गया था? ख्वाजा का कौन सा उर्स जनवरी 2022 में मनाया गया था? तो विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, 810वां उर्स मनाया गया था, जो प्रतिवर्ष 1 से 6 रजब को मनाया जाता है। बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी का संबंध किस खेल से है? तो विद्यार्थियों ये है आपके तीरंदाजी से है। सवाल नंबर 111 फरवरी 2022 में राजस्थान के अंदर वल्लभ नगर और धरियाबाद में उपचुनाव हुए थे, जिनमें क्रमशः विजय उम्मीदवार कौन कौन थे? तो वल्लभ नगर और धरियाबाद में विजय उम्मीदवारों की बात करें तो वल्लभ नगर में थी कीर्ति सक्तावत और धरियाबाद में थे आपके नगराज मीणा। और सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है विद्यार्थियों। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा है? तो विद्यार्थियों राइट आंसर है सकल घरेलू उत्पाद का राजकोषीय घाटा लगभग 4.36% है बजट 2022-23 के अनुसार। सवाल नंबर 113 बजट 2022-23 के अनुसार 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को यूनिट तक बिजली निःशुल्क दी जाएगी। कितने यूनिट बिजली निःशुल्क दी जाएगी बजट के अनुसार? 50 यूनिट तक। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहां खोला जाएगा? तो स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट आपके जयपुर में खोला जाएगा। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीकी आधारित 660 मेगावाट की 2 इकाइयां कहां स्थापित की जाएगी? सूरतगढ़ थर्मल पावर गंगानगर, कोटा थर्मल पावर कोटा, छबड़ा थर्मल पावर बारां और भाद्रेस थर्मल पावर बाड़मेर। तो इनमें से विद्यार्थियों सही आंसर है छबड़ा थर्मल पावर कहां पर है? मोतीपुरा बारां के अंदर है। छबड़ा थर्मल पावर कहां स्थित है? मोतीपुरा बारां के अंदर है। इस बात का ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 116 बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां खोला गया है? तो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय बजट घोषणा के अनुसार कहां खोला गया है? जामडोली जयपुर में खोला गया है। विद्यार्थियों ध्यान रखना। सवाल नंबर 117 राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम कहां बनाया जाएगा? तो मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम विद्यार्थियों
टोंक में बनाया जाएगा। तो ये था आज का समसामयिक कालांश। आज के लिए इतनी बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।